बात शुरू होती है जंगमू से। वो अपनी माँ के साथ अपने नए फादर अंकल क्रिस के घर आई होती है, वो भी बड़े ही मुश्किल से, क्योंकि वो अपने पिता और भाई के इंतजार में थी, पर वो कभी उसके लिए वापस नहीं आए। खासकर उसका भाई जिनसाओ, जिसने उससे लौटने का वादा किया था। अपनी बेटी की यहाँ आने के बाद से नाराजगी देखकर मोमो की माँ उसे बता देती है कि जिनसाओ की जॉब सही नहीं है, उनके एक्स हस्बैंड की भी अब फैमिली है, सो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो उनसे दूर रहे। पर वो नहीं सुनती और उनके पास जाने के लिए थाईलैंड को निकल जाती है। एयरप्लेन में आग लगते टाइम उसके हाथ से जिनसाओ का दिया पेन छूट जाता है। इसी से वो उसे खत लिखा करती थी, पर जाओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सो उसने उसे लिखना बंद कर दिया। अभी नाना नाम की पैसेंजर उसका ये पेन उठाकर उसे देती है और पूछती है क्या तुम टूर पे निकली हो। वो कहती है नहीं, मैं किसी की तलाश में हूँ। नाना एक्साइटेड होकर उस शख्स के बारे में पूछने लग जाती है, लाइक वो किस तरह का इंसान है, हैंडसम है या नहीं। वो बताती है कि वो बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता। कमरा हमेशा उसके अवार्ड्स और अचीवमेंट सर्टिफिकेट से भरे होते हैं। नेचर वाइज भी बहुत अच्छा, उस पे कभी गुस्सा नहीं करता। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, पर उसने उसे लंबे अरसे से नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में हम जिनसाओ को फाइटिंग करते और अपने अपोनेंट को हराते हुए दिखते हैं। वहीं जियांगमो की माँ अपने एक्स हस्बैंड जिन चांग को कॉल लगाकर बोलती है उनकी बेटी को एयरपोर्ट से रिसीव करने और जितनी जल्द हो सके वापस यहाँ भिजवा देने और उसे और जिनसाओ को मिलने नहीं देने। पर वो उल्टा जिनसाओ को एयरपोर्ट से जियांगमो को लाने का काम देते हैं, साथ ही उसकी फ्लाइट नंबर और बाकी की डिटेल्स भेज देते हैं। वो उसी नंबर पे मैसेज करके जियांगमो को एग्जिट के पास बुलाता है। वो जब जा रही होती है तो कुछ लड़के उससे जबरदस्ती एक एड्रेस पूछने लगते हैं। जिनसाओ उन्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाने को बोलता है। जियांगमो उसे इतने सालों में देख रही थी और वो भी चोट खाए हाल में वो उसे कार में बैठाकर घर की ओर ले जा रहा होता है। रास्ते भर वो उसे घूरी जा रही होती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी कार है, क्या तुम स्कूल जाते हो। वो दोनों का ही जवाब ना में देता है और स्कूल के बारे में बोलता है कि उसने हाई स्कूल के बाद से क्विट कर दिया। मोमो ने पूछा क्यों, इतने अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद ऐसा क्यों किया। तभी रेड सिग्नल पे जिन नाम का राइडर आता है जो जाओ का दोस्त भी होता है। वो उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और जियांगमो को देखकर कहता है कि ये लड़की कौन है, पर ग्रीन सिग्नल जलते ही जिनसाओ निकल जाता है। जियांगमो पूछती है ये लड़का तुम्हारा दोस्त है, तुम इस तरह के लोगों के साथ क्यों घूम रहे हो। जिनसाओ खामोश रहता है और आइसक्रीम ट्रक से जियांगमो के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लाता है, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है। इवन बचपन में दोनों ताजे स्ट्रॉबेरीज तोड़कर भी खाया करते। जिनसाओ अच्छे मीठे वाले जियांगमो को देता और अपने खट्टा वाला खाता। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं। जियांगमो अपने डैड को शराब के नशे में जमीन पे पड़ा हुआ देखती है। किचन में उनकी बेबी काम कर रही होती है, जो अपने हस्बैंड के ऐसे हर पल शराब पीने की आदत से तंग आ चुकी है। वो बाहर आकर मोमो का वेलकम करती है। जाओ अपनी माँ का डिनर तैयार करते वक्त हाथ बटाता है। तभी शीन आती है, जाओ की छोटी बहन। वो मोमो को बस घूर रही होती है। उसके डैड अपनी बड़ी बहन को हेलो करने को कहते हैं, पर वो चुप ही रहती है। सो जाओ उसे अपने पास बुलाता है और जियांगमो को हेलो करने को बोलता है, और वो जाओ की बात कभी नहीं टालती और इस बार भी उसकी बात सुन लेती है और जियांगमो को हाई बोलती है। जियांगमो दिन सबको अपनी तरफ से लाए गिफ्ट्स देती है। डिनर के वक्त शिन देखती है कि उसका भाई मोमो को ज्यादा डम्पलिंग्स दे रहा है, तो पूछती है ऐसे क्यों। वो बोलता है क्योंकि ये हमारी मेहमान है। ये सुनकर मोमो को बुरा लगता है। तभी जिनसाओ का दोस्त सनलाई आता है और वो उसे बाहर कुछ जरूरी बात करने ले जाता है। जियांगमो जिनसाओ को गिफ्ट देने उसके पीछे जाती है और गलती से उनकी बात सुन लेती है। सनलाई जाओ को किसी काम को करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। फिर जियांगमो को देखकर पूछता है ये कौन है। जिनसाओ नहीं बताता तो खुद ही जियांगमो से पूछता है उसका नाम। वो बोलते हैं जियांगमो। वो कहता है इसका मतलब तो दिन रात तड़पना होता है ना। मेरा नाम सनलाई है, कभी मेरे शॉप पे आया करो, मैं तुम्हें एक राज वाली बात बताऊंगा। उसके जाने के बाद वो जाओ को गिफ्ट देती है। वो बोलता है ऐसे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो जवाब देती है मैं तो यहाँ मेहमान हूँ ना, मेरा गिफ्ट देना जरूरी है। कमरे में बैठी वो सोच रही होती है कि आखिर जिनसाओ करता क्या होगा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, स्कूल भी नहीं जाता और उसके मवाली जैसे दोस्त। वहीं जाओ एक शॉप से कोला लेकर बाहर निकलता है तो उसके पॉकेट से उसकी कार की गिर जाती है, जिसे एक बच्ची उठाकर देती है। उसके कीचेन में जियांगमो के नाम की मीनिंग लिखी हुई थी। तभी उसे जियांगमो का मैसेज आता है जो पूछती है अभी वो कहाँ पे है। उसे बहुत भूख लग रही है। वो घर जाकर उसे नीचे बुलाता है। रास्ते में चलते समय जब जियांगमो कुछ पूछने के लिए उसे रोकती है, तब सामने से बाइक गुजरती है। जाओ उसे पकड़कर जल्दी से हटाता है और कहता है अब तुम बच्ची नहीं हो, थोड़ा ध्यान से चला करो। फिर दोनों फूड स्टॉल आते हैं। खाना ऑर्डर देने के बाद भी जियांगमो उसे चुपचाप आती है तो कहती है तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है क्या, कि मैं इतने सालों में कैसी थी, क्या किया। तो वो उसके स्टेप डैड के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो ठीक ठाक है, जिसपे जाओ बोलता है तो इसीलिए तुम घर से भागकर यहाँ आ गई। वो कहती है नहीं, मैं तो यहाँ एक टूरिस्ट के तौर पे आई हूँ। जाओ उसे कहता है ठीक है, अभी जाकर रेस्ट कर लेना, कल तुम्हें वापस भी जाना है। तुम्हारी माँ ने रिटर्न टिकट भी बुक कर लिया। वो कहती है उसे नहीं जाना। जाओ बोलता है तो अपनी माँ से कह दो तब।
सो वो उन्हें मैसेज करके बोल देती है कि वो कल वापस नहीं आ रही है, टिकट कैंसिल कर दे। फिर जाओ से पूछती है कि तुम इतने सालों में कैसे थे और कल करने क्या वाले हो। वो बोलता है कि वो ठीक था और वो कल काम पे जाएगा। वो पूछती है काम के अलावा क्या करते हो। जाओ बोलता है देखो मैं काम करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मजे करता हूँ, और क्या जानना चाहती हो। जियांग पूछती है तब अपने मजे के बारे में बताओ। तभी उसका ऑर्डर आ जाता है। उतने में जिन भी जाओ को देखकर उसके पास आता है और पूछता है मेरी कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई ना देकर यहाँ लड़की के साथ मजे कर रहे हो। वैसे ये तो तुम्हारे साथ कार में भी थी ना, कौन है ये। जाओ बोलता है कि ये उसकी बहन है जो यहाँ घूमने आई है। जिन बोलता है तुम्हारी बहन तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है ना, ये कौन सी बहन है, क्या ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन है या कुछ और। उसकी कुछ जवाब न देने पे वो कल के मैच की बात उठा देता है और बोलता है कि उसमें उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन जाओ उसकी बातों को अनसुना कर रहा होता है। जियांगमू का खाना भी हो जाता है तो वो लोग वापस जा रहे होते हैं। जिन का मुंह फिर भी बंद नहीं होता। वो पूछता रहता है जाओ से क्या ये सच में तुम्हारी बहन है, पर शक्ल तो नहीं मिलती, ध्यान रखियो वरना नागिन को पता चला तो तमाशा करने लग जाएगी। जियांगमू जाओ से पूछती है कि ये नागिन कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। वो बोलता नहीं। तभी सामने से कुछ लड़के जाओ को मारने के लिए आते हैं और फिर वहाँ फाइट हो जाती है। जियांगमू भी एक दो को किक लगाते हुए दिखती है। फिर जिन जाओ को अपने बाइक की चाबी देता है और वो जियांगमू के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब दोनों बाइक से सुनसान रास्ते में फुल स्पीड के साथ जा रहे होते हैं तब मोमो उसे पकड़ती है और फील करती है जिस तरह की रियूनियन वो चाहती थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। जब दोनों घर लौटते हैं तब जाओ किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि वो कल वहाँ पे नहीं आ पाएगा, उसे कहीं और जाना है। कॉल कट करने के बाद मोमो से कहता है कमरे में जाकर सो जाए, वो अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा। वो पूछती है कहाँ और किस जगह सो रहे हो तुम, पर वो उसे अपने काम से मतलब रखने को बोलता है। अगले सीन में हम उसे जिन और कुछ लड़कों के साथ खाते पीते ड्रिंक करते देखते हैं। तभी उसे वांचिन का कॉल आता रहता है पर वो उठाता नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा भेजती है जिसे देखकर उसे उसके पास मजबूरन जाना पड़ता है। वो उन्हें पैसे देकर बोलता है बाकी के वो अगली बार दे देगा, तो उसके डैड को छोड़ दे। वापस जाना होता है तो वांचिन कहती है मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल लगाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई, इतना तो मैं अपने रिश्तेदार की शादी में भी रेडी नहीं होती और बिना मुझे देखे जा रहे हो। वो उसे झलक भर देखकर फिर से जाने लगता है जिसपे वो बोलती है कि वो उसके डैड की सारी जुए में लिए कर्ज माफ कर देगी, बदले में उसके साथ डिनर करे और वही उसके पास रुक जाए। तभी जाओ को जियांगमू का मैसेज आता है तो वो वांचिन के इस डील को ठुकरा कर चला जाता है। वहीं जियांगमू मैसेज में जाओ से पूछ रही होती है कि कल वो घर आएगा या नहीं, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता, न ही वो कल घर लौटता है। अपने पिता की दूसरी वाइफ से पूछती है जाओ क्या ऐसे ही हमेशा बाहर रहता है। वो बोलती है हाँ वैसे भी घर में कुछ नहीं है करने को तो यहाँ क्यों रहेगा। सो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो शावर लेने जब बाथरूम जाती है तो वाटर हीटर की पाइप तोड़ देती है और उनसे कहती है कि हीटर खराब हो गया। ये करते हुए शिन देख लेती है पर कुछ कहती नहीं। उसकी माँ इसे ठीक कराने के लिए जाओ को कॉल लगाती है। वो जब वापस लौटकर उसे रिपेयर कर रहा होता है तब जियांगमू उसे बड़े ही गौर से देखने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या देख रही हो। वो बोलती है सूरज को। तभी शीन आती है। जाओ पूछता है क्या तुम भी बाथरूम में सूरज देखने आई हो, पर शीन हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। जाओ दिन अपनी माँ को बताता है कि उसने पानी को रोक दिया पर वाटर हीटर इतना पुराना है कि पाइप का रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। सो वो नया वाटर हीटर ले आएगा, सनलाई उसे इंस्टॉल कर देगा। शिन बस जियांगमू को घूरे जा रही होती है पर मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। जाओ जब चला जाता है तो मोमो का मुंह बन जाता है क्योंकि उसका उसे रोकने का ये प्लान भी फेल हो गया था। तो वो उसे फॉलो करने लग जाती है। जाओ रेलवे ट्रैक के पास रुकता है और फिर एक शॉप के अंदर जाता है। वो भी उसके पीछे कैब से निकलती है और उसकी तरह शॉप के अंदर चली जाती है, पर उसे वहाँ ओनर सामान दिखाने लगती है तो वो जल्दी में वो खरीद लेती है ताकि इस डिस्ट्रैक्शन से जाओ को खो न दे। फिर वो शॉप से निकलकर ट्रैक की दूसरी तरफ चला जाता है और जियांगमू के पार होने से पहले एक ट्रेन आ जाती है। उसके जाने के बाद वो देखती है जाओ उसे ही घूर रहा होता है। सो वो बहाना करती है कि वो शॉपिंग करने निकली थी। वहाँ बिक रहे बनाना लेकर इसे खरीदने की एक्टिंग करती है। वो बोलता है बनाना तुम नाइफ से खाती हो। वो बोलती है ये तो मैंने तरबूज काटने के लिए लिया था। वो उसे पैसे देकर बोलता है फल खरीद के घर वापस लौट जाने और उसे फॉलो ना करे, लेकिन वो नहीं सुनती। वहाँ किसी रिक्शा वाले को जाओ की कार को फॉलो करने बोलती है। तभी वहाँ से दूसरे रिक्शा में बैठा जिन उसे देखकर रुक जाता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। वो बोलती है जाओ के पास, उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट है। वो बोलता है अच्छा मैं भी तो उसी से मिलने जा रहा हूँ। सो मोमो भी उसी के साथ रिक्शा में बैठ जाती है क्योंकि ये जाओ को फॉलो करने से ज्यादा आसान होगा। वही बॉक्सिंग क्लब में हम दो लोगों को देखते हैं। लिंसू और वांचिन के डैड
वान चिन को। लिन जिन जाओ पे पैसे लगाता है और वान हेजांग पे, और वान चिन को बस जाओ की फिक्र हो रही होती है कि कहीं उसे इस मैच में कुछ हो न जाए। वहीं जाओ ये सब किसी शख्स के कहने पे कर रहा है। उस आदमी ने जाओ को वान के साथ अभी भी खेलने को कहा और किसी रोड के रूट के बारे में भी बताया। वहीं रिंग में हेजांग को बुलाया जाता है। वान चिन उसे वार्न करती है अगर जाओ को कुछ हुआ तो वो उसकी जान ले लेगी। फिर जाओ को बुलाया जाता है। लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चेयर अप करते नजर आते हैं। फिर मैच शुरू होता है। पहले तो जाओ हेजांग पे भारी पड़ता है, लेकिन वो गेम पलट देता है और जाओ को मारने लगता है। दोनों में टक्कर की फाइट होती है। बाहर जियांगमू जिन के साथ आ पहुंचती है, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ आउटसाइडर को अलाउ नहीं है। सो जिन गार्ड्स को रिश्वत देकर जियांगमू को अपने साथ अंदर ले आता है। वो पूछती है जाओ कहाँ पे है। वो बोलता है सामने देखो, रिंग के अंदर है। उसे जाओ को देखकर ताज्जुब होता है। उसने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा हो जाएगा, पर उसे मार खाते हुए भी नहीं देख पा रही होती। सो जिन को बोलती है ये फाइटर को आने के लिए। वो लिन की तरफ इशारे करके बताता है कि ये यहाँ का ओनर है। वान को दिखाते हुए बोलता है कि ये वान ऑटो शॉप का मालिक है। यहाँ का आधा गैरेज इसी के अंडर आता है। इन्होंने और बाकियों ने बोली लगा दी है, ये फाइट अब नहीं रोका जा सकता, वरना इनके पैसों का क्या होगा। वो बोलती है कि वो सारे पैसे दे देगी, बस इसे रुकवा दे। पर ये इतना आसान नहीं था। वही रिंग के अंदर जाओ फिर से रिदम पकड़ लेता है, पर हिजांग दोबारा से उस पे भारी पड़ने लगता है। उसे मार खाता हुआ मोमो देख नहीं पाती। जाओ बस हारने वाला ही होता है। काउंटडाउन पे शुरू हो जाता है, तभी मोमो जाओ को आवाज लगाती है। उसे वो दिखाई तो नहीं देती, पर उसकी आवाज सुनकर वो उठता है फिर से फाइट करने के लिए। जियांगमू उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। जाओ मार खाकर रिंग के किनारे चला जाता है और अपने सामने उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके हिजांग को किसी तरह से मार गिराकर मैच के बीचों बीच जियांगमू का हाथ पकड़कर चला जाता है। ये देख रही वान चिन जिन से पूछती है ये लड़की कौन है, क्या ये जाओ की गर्लफ्रेंड है। वो बोलता है अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वही वान हिजांग को जाकर जाओ को सबक सिखाने के लिए कहते हैं और यहाँ जाओ जियांगमू को बाहर लाकर पूछता है यहाँ कैसे आई तुम। पर उसे तो बस रोना आ रहा होता है। वो बोलता है चोट मुझे लगी है और रो तुम रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर उसे जानना है कि उसका ये हाल कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे बन गया। जाओ उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। वो बोलती है कि उसने उसकी और सनलाई की बातें सुन ली थी और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए तो मैंने किसी खत का जवाब नहीं दिया। पर जब तुम्हारे हाथ को खून से लथपथ देखा तो मैं डर गई कि कहीं तुम लिखने लायक ना बचो। तो मैंने तुम्हारे लिए पेन लिया, पर अब डर लग रहा है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक वेट किया, यहाँ तक कि अपने पुराने घर गई, अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ा ताकि अगर कभी वापस आओ तुम तो मुझ तक पहुँच सको। लेकिन अब लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं कल चाइना वापस चली जाऊंगी, बस मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देना। तभी जाओ की नजर उनका पीछा करे कार्स पे पड़ती है जिसमें हिजांग और वान के बाकी के आदमी होते हैं जो उसे घेर लेते हैं। जाओ किसी तरह से वहाँ से अपनी कार निकाल लेता है, पर उनका उसे पीछा करना बंद नहीं होता। सो वो जियांगमू को नेविगेटर बनने को कहता है, जैसे कि बचपन में उसके डैड दोनों बच्चों को कार्स के बारे में बताया करते थे और हमेशा जियांगमू को पैसेंजर सीट में बैठाकर नेविगेट करने को कहते हैं। सो जाओ अभी अपना मोबाइल उसे देकर पिन्ड ग्रुप में जाकर लोकेशन इन्फॉर्मेशन दिखने को बोलता है। तभी वो देखती है पीछे की कार क्रैश हो गई। जाओ बोलता है उसे छोड़ो, बस तुम मुझे डायरेक्शन बताओ। जियांगमू उसे जैसे जैसे बताती है वो वैसे ही लोकेशन की तरफ बढ़ता जाता है। हिजांग उसे ओवरटेक करने की बहुत कोशिश करता है, पर जाओ उसे चकमा देकर निकल जाता है। तभी कुछ और कार्स उनके पीछे आ जाती है। उनमें से एक यान फिंकी होती है। टारगेट तक पहुंचकर जाओ जियांगमू को बोलता है मेरे 5 गिनते ही स्टीयरिंग व्हील पकड़ना। सामने एक पोल पे प्लास्टिक में कुछ होता है, उसे लेने के लिए जाओ चलती कार से बाहर मुंह निकालता है और उसे उठा लेता है। जियांगमू स्टीयरिंग व्हील होल्ड करके रहती है और सामने से कार आता देख उसे अंदर खींच लेती है। फिर जाओ एक वेयर हाउस आता है जहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी कार के साथ गैदर होते हैं। वो जियांगमू से कहता है मेरे पास ही रहना और कुछ बोलना मत। बाहर आता है तो एक लड़का बोलता है तुमने कहा था आज नहीं आने वाले हो, तो फिर वो बोलता है क्या करता, वान चिन के लड़के पीछे पड़ गए थे। जाओ उसे वो पैकेट दे देता है, पर वो लड़का जियांगमू को देखकर गुस्से में बोलता है कहा था ना यहाँ बाहर वालों को आना अलाउ नहीं है। जाओ जियांगमू को पकड़कर कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। रोज रात में घर लेट से आने पे शक करती थी कि कहीं उसका चक्कर किसी दूसरी लड़की से तो नहीं है। बात ब्रेकअप तक आ गई, इसलिए इसे यहाँ लाना पड़ा। वो लड़का उसकी बात मानकर उसे पैकेट लाने के बदले पैसे देता है। तभी एक कार आती है और उसमें से यानफिंग निकलकर जियांगमू की कीमत पूछने लगता है क्योंकि उसे ये पसंद आ गई। जाओ बोलता है कि ये अनमोल है, इसकी कोई बोली नहीं लगा सकता। वो देखता है कि उसे ठंड लग रही है तो वो अपना हाथ फैलाकर पास आने को बोलता है, पर वो हेजिटेट करती है। ये देखकर वो खुद ही उसे टाइटली हग कर लेता है और बाकियों से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ठंड लग रही है, सो वो उसे घर ले जा रहा है।
सो बाकी सब भी वहाँ से निकल जाते हैं और ग्रुप एडमिन वो वाला ग्रुप डिलीट कर देता है। जाओ जियांगमो से कहता है कि वो ये सब पैसों के लिए ही करता है। वो पूछती है जो कार क्रैश हुई अगर ये पुलिस वालों को पता लग गया तो खतरे में आ सकते हो। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट की वजह आसपास की गाड़ियों को ठहराई जाती है और वैसे भी वो जिस रूट से आए वहाँ पे कोई कैमरास नहीं था और ये ग्रुप चैट भी डिलीट हो गया तो उनकी चैट हिस्ट्री भी नहीं है। ट्रांजैक्शन भी कैश में हुआ है तो कोई ट्रेस नहीं उनके फंसने का। लेकिन वो गुस्से में बाहर निकलकर बोलती है तो क्या हुआ, कोई ट्रेसेस नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी तुम पकड़े गए तो, या फिर जो आज उस लड़के के साथ हुआ कल को तुम्हारे साथ हो जाएगा तो तुम पैसों के लिए अपनी जान दांव पे कैसे लगा सकते हो। ऐसा जीना भी कोई जीना है। वो बोलता है ठीक है तो आप सुनो, मैं ये जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। जब मैं और जिन चियांग यहाँ पे आए तब हमारे पास कुछ नहीं था। छोटे से बेसमेंट में रेंट लेकर रहा करते जिसमें न खिड़की थी न रोशनी। बारिश होती तो पूरा घर डूबने लगता। दूसरा दिन उन पानियों को फेंकने में निकल जाता। फिर किसी शख्स ने चियांग को एक जॉब के लिए अप्रोच किया पर उसमें रेफरल फी की जरूरत थी और वो सारे पैसे लेकर भाग गया। जॉब तो मिला नहीं, ऊपर से पैसे भी हाथ से चले गए। उसके बाद से उस आदमी का फोन बंद आने लगा। फिर हमारे पास उस बेसमेंट को रेंट पे लेने तक की औकात नहीं बची। मैं कभी सड़क पे तो कभी अंडरग्राउंड पैसेज में सोता। कई वक्त बाद जिन चांग को फाइनली एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिली जहाँ उनकी मुलाकात जाओ मी जॉन से हुई। दोनों ने शादी की, सेविंग करके किसी तरह से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। दोनों सुबह से लेकर शाम तक काम करते पर उससे रेंट ही चुक पाना मुश्किल होता। मैं किस मुंह से उनसे अपने ट्यूशन वगैरह के पैसे मांगता। शिन को भी हार्ट डिजीज है, सर्जरी की जरूरत है। ऑपरेशन के अलावा पोस्ट ट्रीटमेंट का खर्च ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। जिन चियांग के पास पैसे ही उतना नहीं होता। उन्होंने बुरे वक्त में कभी मुझ पे गिव अप नहीं किया। तो मैं कैसे तुम्हारे डैड से मुंह मोड़ लूं? वो पूछती है क्या उसकी माँ को इन सब के बारे में पता थी। वो बोलते हैं उनके जानने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, अब दोनों डिवोर्स्ड हैं। वो बोलती है जो भी हो तुम्हें ऐसे खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। वो बोलता है अगर ये मुझे पैसे दिला रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें सही रास्ते पे नहीं ला सकता। वो बोलता है किस हक से तुम मुझे सही रास्ते पे लाना चाहती हो, तुमने तो अपना सरनेम तक बदल लिया। वो कहती है तो तुम इसी वजह से वापस नहीं आए। पर वो जवाब दिए बिना उसे फिर से गाड़ी में बैठाता है। दिन जाओ को घर से कॉल आता है, मोमो को लाने को कहा जाता है पर वो नहीं जाना चाहती जब तक कि वो जाओ से वादा ना ले ले कि वो ये सब छोड़कर कोई डिसेंट सी जॉब करेगा। वो बोलता है ठीक है तब कार में ही सो जाओ। सो मोमो कहती है ठीक है तब मेरे साथ चाइना चलो, हम पुराने वाले घर में रहेंगे। मैं काम करूंगी, तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, मैं आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वही हीजांग को वान से डांट पड़ रही होती है जाओ से रिंग में मार खाने और उसके हाथ से वो निकल जाने पे। वही जाओ मोमो को बताता है कि उसकी माँ यहाँ आ गई है तो वो उसे उसके पास ले जाता है। वो बोलती है अंदर चल के एक बार उसकी माँ को हेलो बोल लेने, पर वो ना करके चला जाता है। वही उसकी माँ अपने नए हस्बैंड के साथ बैठी होती है और अपनी बेटी से कनाडा शिफ्ट करने की बात करती है। वो बोलती है कि उसे चाइना में ही रहना है पर उसकी माँ कहती है कि उनके हस्बैंड का सारा बिजनेस कनाडा में है, वो चाइना में रहकर क्या करेंगे। वो ये भी बताती है कि वो अपने पुराने घर को सेल कर रही है जहाँ जाओ और जियांगमो ने अपने बचपन के पल गुजारे। ये सुनकर वो विरोध करती है। सो अंकल क्रिस उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जियांगमो बोलती है अगर आगे जाके आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दे दिया तो फिर आप क्या करेंगी, ये घर तो रहना जरूरी है ना। जिसे वो बोलती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूँ ये सब सोचने के लिए। तभी उनकी नजर जिनजाओ पे पड़ती है जो गेट के पास खड़ा था पर उन्हें देखकर चला जाता है। जब जियांगमो मुड़ती है तो जाओ को जाता हुआ पाती है और मन में सोचती है कि ये अब तक गया क्यों नहीं, क्या ये माँ को देखने आया था। उसकी माँ उससे पूछती है इसे कैसे पता चला हम यहाँ रह रहे हैं। वो बोलते हैं कि वो उसी के साथ आई है, जिस पर वो गुस्से में कहती है मैंने चियांग को मना किया था तुम्हें उससे मिलने नहीं देने, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, खून का रिश्ता भी नहीं है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, समझ नहीं आता क्या। वैसे भी तुम्हारे डैड ने जब इसे घर लाया तब भी मैं इसके रहने के खिलाफ थी। इस लड़के को डिसिप्लिन में रखना बहुत मुश्किल है, ये हमेशा परेशानियाँ खड़ी करता है, हर वक्त घर पे कॉल लगाया करता था। मैंने मना किया उसे तुमसे कांटेक्ट करने की, इसलिए तुम भी उससे राब्ता मत रखा करो। मोमो को अब समझ आ रहा होता है कि आखिर जाओ उससे मिलने क्यों नहीं आया। वो जिन चियांग के घर लौटकर अपना गुस्सा डांट पे निकाल रही होती है तभी उसके पीछे से कुछ कागज गिरते हैं जो एक्चुअली में उसके भेजे गए लेटर्स थे, जिसके बैक पेज पे जाओ ने उसको ड्रॉ भी किया होता है। वो ये देखकर रोने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि जाओ का भी हाल उसके जैसा था, वो भी उसे मिस करता था। जाओ जब कहने जाता है तो हेजांग उसे प्रोवोक करने लगता है पर वो उससे फाइट नहीं करता और यहाँ से वापस चले जाने को कहता है। दिन काम करते वक्त बार बार अपना फोन चेक करता रहता है पर जियांगमो की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया होता तो वो परेशान हो जाता है। उसे डर है कि कहीं वो अपनी माँ के साथ वापस तो नहीं चली गई। वही मोमो के माँ बाप अपनी बेटी का वेट करते करते वापस चले जाते हैं और यहाँ वो कमरे में बैठे रो रही होती है। तभी उसे चुप कराने शिन आती है
जियांगमू उससे जाओ के बारे में पूछती है। वो उसे जाओ के गैरेज का एड्रेस दे देती है। जब वो वहाँ उसे देखता है तो पूछता है वापस क्यों नहीं गई। वो बोलती है कि उसे उससे कुछ कहना था और ठीक 12 बजे उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब जियांगमू के बर्थडे पे जाओ के जन्मदिन के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि उसे नहीं पता। सो मोमो के डैडी जाओ के बर्थडे भी जियांगमू के जन्मदिन पे मनाने लगे। सो अभी जाओ भी उसे बर्थडे विश करता है। वो उसे केक दिलाने के लिए शॉप ले जा रहा होता है। तभी वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक थे? जब शीन पैदा हुई तब अकेलापन तो महसूस नहीं होता था ना? वो कहता है उसे इसकी आदत है। वो दिन बेकरी शॉप से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली केक लेता है। घर आकर वो उसके लिए कैंडल जलाता है और विश मांगने को कहता है। वो मांगती है कि जाओ का रियल बर्थडे उन्हें जल्द से जल्द पता चल जाए। दूसरा विश वो मन में मांगती है और वो ये कि दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहे हर जन्मदिन पे। वो दोनों दिन केक शेयर करते हैं, फिर ड्रिंक करते हैं। हालांकि जियांगमू को जल्दी चढ़ जाती है, लेकिन आज उसका बर्थडे है तो जाओ उसे जितनी मर्जी उतनी पीने की छूट देता है। वो दिन उसे बोलती है कि उसे उसकी माँ की फिक्र है। उसे लग रहा है कि शायद अंकल क्रिस उसकी माँ को धोखा दे दे, पर वो कहता है कि तुम्हारी माँ जियांग से सेपरेट होने के बाद बहुत दिन तक सेटल नहीं हुई। इस बार अगर उन्होंने किसी को मौका दिया है तो तुम्हें भी उनके फैसले पे ट्रस्ट करना चाहिए। जियांगमू उसे बोलती है तुम हमेशा मॉम डैड को उनके नाम से पुकारते हो। मुझे लगता है शायद तुम्हें पता है कि तुम उनके बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो। वो बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारी पैदाइश से पहले ही पता चल गया था। फिर वो बताती है कि उसकी माँ उनके पुराने घर को बेच रही है और वो उससे प्यार ही नहीं करती, उसे पूरी चढ़ गई होती है। तो जाओ उसे घर ले जाने की बात करता है पर वो नहीं जाना चाहती। उसे यहीं पे उसके साथ रहना है, इसलिए बहाने भी करती है। कभी कहती है कि उसके पास चाबी नहीं है, कभी बोलती है कि उसे सोने से पहले नहाना होता है पर हीटर तो खराब है। सो जाओ उसे सिर्फ आज की रात यहाँ रुकने को दे देता है। तभी जियांगमू का पीरियड क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द में आवाज निकालने लगती है। ये देखकर जाओ पूछता है क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? वो कहती है नहीं, उसको पीरियड आया है। सो वो जल्दी से स्टोर से उसके लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आता है। जियांगमू शावर लेकर जाओ का टी शर्ट पहन लेती है। ये देखकर जाओ नजरें चुराने लगता है। सो वो जल्दी से बेड में चली जाती है। वो बोलता है कि वो सनलाइट के घर पे जा रहा है सोने के लिए, लेकिन तभी जियांगमू के क्रैम्प्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जाओ ऑनलाइन इसका रेमेडी सर्च करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि हाथ वार्म करके गुआन एक्यू पॉइंट पे रखे आराम मिलेगा, पर उसे वो स्पॉट नहीं मिलता। सो वो उसका हाथ पकड़कर बताने की कोशिश करता है, पर उसका हैंड इतना वार्म था कि वो उसे पकड़कर अपने एक्यू पॉइंट पे रखती है और बहुत ही आराम मिलता है उसे। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जियांग ने जाओ को घर तब लाया जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर वो उसे रखने के खिलाफ थी क्योंकि ये जियांग के भाई जैसे दोस्त चार्ल्स का बेटा है जो रेस ट्रैक पे मारे गए थे। जियांगमू के 2 साल होने के बाद भी जब वो कुछ बोलती नहीं थी तो इसका इल्जाम भी उन्होंने जाओ पे लगाया, यहाँ तक कि उसे भेजने की तैयारी भी कर ली। लेकिन तभी जियांगमू ने सबसे पहला शब्द भाई कहा। अगली सुबह जाओ के एम्प्लॉय आते हैं और वो सबको अंदर जाने से मना कर देता है। कुछ देर बाद मैकेनिक सियांग और गोंगची एक कार को सही करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जियांग जो अभी जागी होती है उसे अच्छे से जांच करती है और प्रॉब्लम का पता लगने पे उसे सॉल्व भी कर देती है। दोनों तो हैरान हो जाते हैं और जियांगमू को ऐसे शॉर्ट कपड़ों में देखने लगते हैं तो जाओ बीच में आकर उसे छुपा देता है और जियांगमू से लंबी पैंट्स पहनकर बाहर आने को बोलता है। वो दिन उसके लिए नाश्ता बनाने लगता है और जियांगमू चेंज करके आती है और उसे अपने यहाँ कुछ और दिन रुकने के लिए मनाती है, पर वो ना कर रहा होता है। वो बोलती है कि उसे पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई तो प्लीज 2 दिन और रहने दे। ये सुनकर यांग और कॉन्ग सोचते हैं कि आखिर लड़के को नींद क्यों नहीं है, क्या चल रहा था रात भर। दूसरी तरफ लिंसू जिसने रिसेंटली माउंटेन टॉप पे एक अनजान ब्लैक कार को देखा, उसकी पावरफुल स्पीड और ड्रिफ्टिंग से प्रभावित होकर अपने आदमियों को ड्राइवर के बारे में पता करने को दिया था। वो अभी बताते हैं कि कैमरास में इमेज क्लियर नहीं है, बस ड्राइवर की साइड प्रोफाइल और कैब दिखी। उन्होंने मॉडिफाइड कार्स गैदरिंग में भी पता लगाया पर कुछ हाथ नहीं आया। लिंसा कहता है ऐसी 1000+ हाउस पावर और 2000 पाउंड फीट टॉर्क वाली कार बहुत रेयर होता है। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे इंजन बनाने वालों की तादाद बहुत कम है, तो जैसे भी हो उस ड्राइवर को उसके लिए ढूंढ कर लाए। अगले दिन हेजांग साओ के गैरेज में आता है जब वो वहाँ पे नहीं होता। जियांगमू सनलाई से पूछती है इसे मैंने फाइटिंग क्लब में देखा था, ये कौन है और यहाँ करने क्या आया है? वो बताता है कि ये लोग वान की ऑटो शॉप में काम करते हैं जहाँ पे जाओ भी करता था, लेकिन फिर उसने अपना ऑटो शॉप खोल लिया और तब से ये लोग उसे इसी तरह से हैरेस करने आते हैं। सनलाई उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हीजांग के आदमियों का बुरा भला बोलना बंद नहीं होता, सब वो भी उन्हें सुना देता है। इसलिए वो गुस्से में आकर वहाँ की कार्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांगमू से रोकती है। वो पूछता है क्यों ये तुम्हारे रिश्तेदार का गैरेज है? वो बोलती है हाँ सही कहा, जिसपे वो हंसने लगता है। सो वो भी उसे 1-2 पंच और किक मार देती है। हीजांग गुस्से में जियांगमू के आगे बढ़ने लगता है, पर बीच में सनलाई आ जाता है। वो भी जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देती है और हीजांग को यहाँ से निकल जाने को बोलती है, पर उसका दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और उसके साथ वायलेंट होने की कोशिश करता है। तभी जाओ आकर उसे बहुत मारता है
और वहाँ पे बाकी लड़के भी फाइट करते हैं। ये देख रही जियांगमू सबको बोलती है कि उसने पुलिस को कॉल लगा दिया। सो वो लोग रुक जाते हैं और हेजांग अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। जाओ बाकियों के साथ बिखरे सामानों को समेटने लगता है। तब जियांगमू सनलाई को साइड ले जाकर पूछती है कि आखिर उन लोगों ने इस सिचुएशन में पुलिस को बुलाया क्यों नहीं, अगर ये दोबारा आए तो। वो बोलता है पुलिस आकर भी ज्यादा कुछ नहीं करती जब तक कि बात जिंदगी और मौत की ना आ जाए। और वैसे भी जाओ तो 10 लोगों को यूं पटक सकता है। इसे तुमने शकुन हाई स्कूल के टाइम नहीं देखा। ये तोची के नाम से बहुत मशहूर था। बस ये उस पर डिपेंड करता है कि ये फाइट करना चाहता है या नहीं। और वैसे तो ये वान के आदमियों के साथ लड़ता झगड़ता नहीं है, बातों से ही संभाल लेता है। आज उसने फाइट सिर्फ तुम्हारी वजह से की होगी। वो पूछती है आखिर ये लोग जाओ को परेशान ही क्यों करते हैं। उसने बताया कि जाओ वान की ऑटो शॉप में सीनियर मैकेनिक था। कुछ रीजन से जब उसने काम छोड़ा तब बाकी के मैकेनिक्स और जूनियर्स भी छोड़कर चले गए। और तो और कई क्लाइंट्स जाओ के गैरेज के बारे में जानने के बाद यहाँ पे आने लगे। वान जी गैरेज का बिजनेस जाओ की वजह से बहुत चला करता, पर उसके जाने के बाद से सब ठप पड़ गया। जियांगमू से जाओ के बारे में पूछती है कि क्या ये फाइटिंग के अलावा स्ट्रीट रेसिंग में भी इन्वॉल्व है। सनलाई तो अपना मुंह सिल लेता है और कुछ बताता नहीं है, पर जियांगमू इसकी जड़ तक पहुंचना चाहती है और रास्ता बस शकुन हाई स्कूल दिखता है। थोड़ी देर बाद वो सबकी एक भारी शेल्फ उठाने में हेल्प करती है, पर जाओ से बोलता है रहने देने के लिए। वो कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। सो वो बाकियों को शेल्फ छोड़ने को बोलता है और जियांगमू से कहता है उठाकर दिखाओ, पर उससे तो वो 1 इंच भी नहीं हिलता। तो जाओ उसे गिरे हुए स्क्रू समेटने का काम देता है। जब वो ये कर रही होती है तो उसके लंबे बाल लहरा रहे होते हैं और वो उसे गौर से देखने लगता है। फिर जियांगमू भी जाओ को भारी टायर्स उठाते हुए देखने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ पावर से इम्प्रेस होती जाती है। वह लिनसू के आदमी उसे एक गाड़ी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं जिसकी इंजन ठीक वैसे ही है जिसका जिक्र उसने किया था। सो वो वहाँ जाता है जो एक्चुअली में सनलाई का पेट शॉप होता है, क्योंकि ये गाड़ी उसी की है। वो सोचता है कि ये कस्टमर है, पर जब वो रेसिंग कार्स और माउंटेन टॉप की बात करता है तो सनलाई कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। कोई सॉलिड प्रूफ है क्या उसके पास? अगर नहीं है तो यहाँ से जा सकता है। लिन बोलता है ये तुम्हारा ट्रक जो पेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें 1000 हॉर्स पावर, 2000 टॉर्क और वैंकल इंजन है। इसकी वजह से ये ट्रक रेसिंग ट्रैक पे सुपर कार से भी ज्यादा फास्ट चल सकता है। एक्चुअली में सनलाई के इंजन को जाओ ने ही मॉडिफाई किया था। सो सनलाई कहता है कि हाँ ये कार मेरी है, जिस पे लिन सवाल करने लगता है लाइक वो पिछले सैटरडे कहाँ पे था। जाओ को बचाने के लिए वो कहता है कि वो चाइना टाउन का रेसिंग लेजेंड है। वो पूछता है श्योर तो उस रात वो तुम ही थे। वो बोलता है कि सवाल करने के लिए मेंबरशिप कार्ड खरीदनी होगी। गोल्ड कार्ड 1 सवाल के लिए और प्लैटिनम कार्ड 3। लिनसू प्लैटिनम परचेज करता है, पर सनलाई कहता है कि उसने अपने 3 मौके गवा दिए। वो दिन उसे सुप्रीम वीआईपी कार्ड दिखाकर बताता है कि इसे लेने के बाद वो उससे जितनी मर्जी सवाल कर सकता है। फिर वो लिनसू से उसका कार्ड लेकर जाओ को दिखाते हुए सब बता देता है और कैसे उसने इसी का फायदा उठाकर उसे लूटा, और ये भी कि उसने उसे अगले सैटरडे मिलने बुलाया। जाओ भाप लेता है कि वो सनलाई को रेस ट्रैक पे उतरवाएगा। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। सो जाओ उसकी प्रैक्टिस में हेल्प करने का वादा करता है। अपने गैरेज में रखे मॉडिफाइड कार्स दिखाता है और बताता है कि इस तरह की कार्स जनरली जापानीज और जर्मनी स्टाइल्स में डिवाइड होते हैं। जापानीज स्टाइल एक मैडमैन जैसा होता है, बिल्कुल लिमिटलेस और एक्सट्रीम, और ये लाइट वेट होता है। वहीं जर्मनी स्टाइल एक्सीलेंट स्टूडेंट जैसा जो रूल्स को फॉलो करता है। ये होता है हेवी रिजिड टाइप का। फिर वो एक वाइट कार दिखाता है जिसमें वो उसे प्रैक्टिस करवाएगा। वो उसे अपनी ब्लैक कैप भी देता है पहनने के लिए जिसमें चांद बना हुआ होता है। फिर वो उसे एक खाली जगह ले आता है और गाड़ी स्पीड में कैसे भगाना है, ड्रिफ्ट कैसे लेना है, सब बताता है। वहीं वानजिंग नाना के पास आई होती है जो फॉर्चून टेलर है। वो उससे अपनी और जिसे वो अभी पसंद करती है उसके बारे में पूछती है कि क्या वो उसकी ट्रू लव है या नहीं। नाना की रीडिंग में मून आता है। जिंग कहती है क्या इसका मतलब फुल मून की रात उसके साथ सोने से हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके आदमी लोग हंसने लगते हैं और एक बुक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जिसके साथ बीवियां हुआ करती। वो उन्हें मारते हुए बोलती है मैं इस तरह के शख्स को नहीं ढूंढ रही कमबख्तो। तभी नाना को जियांगमू का मैसेज आता है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो जियांगमू को शकुन हाई ले आती है। वहाँ वो ऑनर बोर्ड में जाओ की तस्वीर देखती है इस स्पोर्ट के कपड़ों में। इसी तरह से उसने उसे इमेजिन किया था। नाना उसे जाओ की तस्वीर ऐसे गौर से देखता हुआ पाती है और पूछती है क्या ये वही लड़का है जिसे तुम तलाश करने आई थी। वो कहती है हाँ, जिसपे वो उन दोनों के नाम में एक कनेक्शन बताती है। इस जाओ का मतलब होता है सन और मू का मतलब मून। जियांगमू ठान लेती है कि उसे अब इसी स्कूल में पढ़ना है। फिर वो गैरेज वापस आती है और जाओ को सिगरेट पीते हुए देखती है तो वो उसे ऐसे स्मोक करने से मना करती है। उसके ना मानने पे उसके लाइटर को किक मारकर फेंक देती है और बोलती है कि उसने टाइकुंडो सीखा है जो उसे सबक सिखाने के लिए काफी है। वैसे तो वो औरतों पे हाथ नहीं उठा सकता। वो कहता है मुझे इतना अच्छा इंसान मत समझो। वो उसे बोलती है जिनसाओ ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो।
वो बोलता है तुम मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो। वो कहती है हाँ, अब से मैं तुम्हें भाई नहीं जिनसाओ कहूंगी। तभी सनलाई आता है जाओ को अपने साथ प्रैक्टिस के लिए ले चलने को। वो बोलती है कि उसे भी जाना है। सो वो कुछ गर्म कपड़े लेने अंदर जाती है और वहाँ जाओ का उसके लिए लाए सामानों में कॉन्डम की पैकेट दिखती है जो एक्चुअली में शॉपकीपर ने गलती से डाल दी थी। ये देखने के बाद से वो उसे इग्नोर करने लग जाती है और अकेले ही कार में जाकर बैठ जाती है क्योंकि सनलाई वॉशरूम गया हुआ था। वो जब आता है तो जाओ उससे पूछता है इस एज में लड़कियों को कुछ हो जाता है क्या? अभी तो ये मेरे आगे पीछे घूम रही थी और अब दूर भाग रही है। वो बोलता है यार तुमने ही उसे बुली किया होगा, हमेशा तो सीरियस वाला मुंह लेकर घुमा करते हो, पर ज्यादा दिमाग मत चलाओ। वैसे भी कभी गेस नहीं कर पाओगे ये औरतें आखिर सोचती क्या है। वो बोलता है कि वो आज किसी से मिलने जा रहा है तो उसके साथ नहीं आ पाएगा, सो जियांगमू को जिनचांग के घर छोड़ दे। वहीं जब सनलाई कार चला रहा होता है तब जियांगमू सोचती है आखिर उसने ड्यूरेक्स उसके लिए क्यों लाया, या फिर ये वो किसी और के साथ यूज करेगा। मे भी उसकी गर्लफ्रेंड हो, अगर ऐसा है तो उसका वहाँ रहना ऑकवर्ड हो सकता है। तभी सनलाई उसे अपना स्कूल दिखाता है और बताता है कि कैसे वो हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ होता, पर जाओ तो पूरे कैंपस में हैंडसम था, टॉल भी वैसे ही। यहाँ तक कि स्कूल के क्लीनिंग में उसे हमेशा खिड़की साफ करने को दी जाती। लड़कियाँ उसे सफाई करते हुए देखती क्योंकि जब उसके यूनिफॉर्म ऊपर उठ जाते तो उसका वेस्ट दिखता था। जियांगमू को याद आता है कि जब जाओ हीटर ठीक कर रहा था तब वो भी उसकी वेस्ट को ऐसे ही घूर रही थी। फिर सनलाई बोलता है कि जाओ ने कहा है कि उसे जियांग के घर छोड़ देने, जिसमें वो पूछती है कि जाओ की कोई गर्लफ्रेंड है। वो उसे इतना ही बताता है कि इसका जवाब उसे जाओ के किचन से मिलेगा जो उसने कुछ साल पहले नाइट मार्केट से खरीदी थी। वहीं जाओ उसी शख्स से मिलने आया होता है जिसने उसे हिजाम से मैच करने को कहा था। वो किसी रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओ कहता है इसमें आउटसाइडर का टॉप रैंक लाना मुश्किल है और 6 महीनों में टॉप 10 पे आना नियरली इम्पॉसिबल। वो आदमी कहते हैं कि तुम गिव अप कर रहे हो। वो बोलता है उसने अपना पूरा 100% दिया, पर मॉडिफिकेशन की अभी भी जरूरत है, लेकिन वक्त बहुत कम है। फिर भी वो दोबारा ट्राई करेगा और पूछता है वो और उसके आदमी चाइना कब लौट रहा है। वो कहते हैं हम यहीं रहेंगे तुम्हारी तरफ से खुशखबरी सुनने के लिए। लाई जब बैरिकेड लगा रहा होता है तब जियांगमू इसकी वजह पूछती है। वो बताता है कि जिन जाओ ने उसे एक होमवर्क दिया है और उसका भेजा वॉइस मैसेज भी सुनाता है जिसमें जाओ ने ड्रिफ्टिंग का इंस्ट्रक्शंस दिया था। जियांगमू को सुनकर सब कुछ क्लियरली समझ आ जाता है, पर सनलाई कभी एक्सीलरेटर दबाना भूल जाता है तो कभी व्हील को स्ट्रेटन करना। जियांगमू से उसकी गलतियाँ बताती है क्योंकि उसने अपने डैड को बहुत बार कार चलाते और ड्रिफ्ट करते देखा। वो उसे और जाओ को कैसे क्या करना होता है बताया भी करते थे। सो वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठकर सर्कल लेकर दिखाती है। हालांकि उसके अंदर स्किल्स तो है पर उसे ड्राइविंग अच्छे से आती नहीं है। सो इसके लिए नाना की मदद लेती है और वो उसका ऑनलाइन साइन अप एक ड्राइविंग स्कूल में करा देती है। फिर नाना उसे अपने साथ अपनी कजन की बर्थडे पार्टी में ले आती है और वहाँ सारे फैंसी कार्स दिखाती है और बताती है कि यहाँ जितने लोग हैं सब कार एडिक्टिव है। 3 टाइप की कार्स दिखाती है, परफॉर्मेंस वाली जो मॉडिफिकेशन पोटेंशियल होती है, जो लोग थ्रिलिंग सीकर होते हैं ये उनके लिए होता है। दूसरा शो कार्स, कस्टम पेंट्स वाले जो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बढ़िया होता है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। लास्ट सुपर कार्स, स्लीक स्लिम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कंप्लीट पैकेज, नाना का पर्सनल फेवरेट। वही सनलाई जाओ को बताता है कि वांगचिन की फॉर्चून टेलर नाना मोमो से प्लेन में मिली थी। वो जियांगमू को भी अपने साथ फन कराने ले गई है। सो जाओ से कॉल पे कॉल लगाता है पर वो कट कर देती है, जिसमें नाना वजह पूछती है। वो बताती है कि उसे उसके पास से ड्यूरेक्स मिली और लग रहा है जैसे कि लड़की का चक्कर है, पर वो उससे डायरेक्टली पूछ नहीं सकती। हालांकि वो चाहती है कि जाओ उसे सिर्फ एक बहन की तरह ना देखे, पर अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनके बीच सब कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा। सो वो उसे आइडिया देती है कि जाओ को ऐसा दिखाए कि वो किसी लड़के के साथ डेट कर रही है। अगर थोड़ी सी भी फीलिंग्स होगी तो वो साफ दिख जाएगा। पार्टी में मौजूद किसी हैंडसम लड़के को इस काम के लिए चुनने को बोलती है और उसकी नजर यांगफांग पे जाती है। नाना कहती है ये नहीं, ये तो बिल्कुल प्ले बॉय है। तभी वहाँ बर्थडे बॉय नाना का कजन लिंसू आता है। वो जियांगमू से कहती है ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये लड़कियों के मामले में यांगफांग जैसा नहीं है। ये यहाँ का लोकल होने के बावजूद चाइनीज बड़े ही अच्छे से बोल लेता है। मुझे लगता है शायद ये किसी चाइनीज लड़की को सीक्रेटली लाइक करता है। फिर वो जियांगमू को धक्का देकर लिन के पास करती है और तभी फोटो खींच लेती है और मोमो से कहती है ये तस्वीर और अपनी लोकेशन जाओ को भेजकर फोन फौरन से स्विच ऑफ कर देने। सो वो ये भेजकर लिखती है सॉरी गलती से सेंड हो गया। फोटो देखने के बाद जाओ टेंशन में आ जाता है और उसे कॉल लगाने लगता है पर फोन ऑफ आ रहा होता है। सो वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वही नाना की नजर उसे ढूंढ रहे वांगचिन के आदमियों पे पड़ती है तो उनसे छुपने के लिए भागती है और जियांगमू से कहती है थोड़ी देर में लिविंग रूम के पास मिलेंगे। मोमो वहाँ अकेले होती है तभी उसे देखकर यानफेंग अप्रोच करता है और बोलता है तुम जिनजाओ की गर्लफ्रेंड हो ना। जब वो कुछ जवाब नहीं देती तो बोलता है कि जाओ के कई राज हैं जो वो उससे शेयर कर सकता है। वो इंटरेस्ट दिखाती है तो कहता है एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ कॉकटेल पीना होगा। वो जाओ के बारे में
जानने के लिए ये भी पी लेती है। यानफेंग उसे वांगजिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी जियांगमो बेहोश होने लग जाती है। लिंसू उसे पकड़ लेता है। वहीं जाओ पार्टी में पहुंच आता है और देखता है वांगजिंग के लोग नाना को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें वहाँ से भगाता है और नाना से जियांगमो के बारे में पूछता है। वो उसे उसके पास ले जाती है। वहीं लिंसू मोमो को लिविंग रूम के सोफे में सुला रहा होता है। ये देखकर जाओ को लगता है कि शायद इसी ने जियांगमो के साथ कुछ किया होगा। लिंसू अपनी ऐसी बेइज्जती देख उसे मारता है और दोनों में फाइट हो जाती है और ये तभी रुकती है जब जियांगमो को होश आती है। जाओ देखता है उसके गर्दन पे निशान, समझ जाता है इसने पीच कंज्यूम किया है जिससे उसे एलर्जी रिएक्शन हुआ। वो बताती है कि उसे कॉकटेल पीने के बाद इची सा फील हो रहा था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। साथ नाना भी होती है जो जियांगमो को अकेले पाकर बोलती है जाओ को ऐसे अपने लिए परेशान करते रहने ताकि वो उसकी रडार से बाहर न जाए। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एलर्जी के साथ साथ माल नरिश्ड भी है, इसलिए उसे रात भर यही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नाना दोनों को अकेले छोड़ने के लिए बहाना करती है कि उसे अभी अपने भाई को पढ़ाने के लिए जाना होगा। जियांगमो जाओ से पूछती है कि वो आज कहाँ था। वो बताता है कि वो आउट ऑफ टाउन गया था किसी से मिलने। वो कहती है क्या किसी लड़की से? अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की है तो वो उसे यहाँ रोककर परेशान नहीं करना चाहती। वो बोलता है कि वो किसी आदमी से मिलने गया था। ये सुनते ही जियांगमो का चेहरा खिल उठता है। तभी सनलाई आता है मोमो को देखने और जाओ को बाहर ले जाकर बताता है कि जियांगमो ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था। सो वो अंदर आकर उसे बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बोलता है कि चियांग के घर के अलावा उसका गैरेज भी हमेशा उसके लिए खुला रहेगा। तभी नर्स आती है जरूरी पेपर पे पेशेंट के गार्डियन का साइन लेने। जाओ जियांगमो का दिया पेन यूज करता है। ये देख रही वो बहुत खुश नजर आती है। वहीं नाना लिंसू को बोलती है कि आज का फाइट बहुत ही अननेसेसरी था और रिक्वेस्ट करती है कि आगे जाकर वो जाओ और मोमो को परेशान ना करे। वही जाओ घर पे बता देता है मोमो की एलर्जिक रिएक्शन के बारे में और ये भी कि आज रात वो उसके पास हॉस्पिटल में रुक रहा है। अगली सुबह डिस्चार्ज होने के बाद जब जाओ जियांगमो को घर ले जा रहा होता है तब वो कहती है कि उसे वहाँ नहीं जाना बल्कि उसके गैरेज जाना है। उसके ना मानने पे बहाना करती है कि उसके डैड वैसे ही अपना ख्याल नहीं रख पाते। उनकी बीवी शिन को संभालने में सारी एनर्जी लगा देती है। वहाँ उसे अच्छे से नींद नहीं आएगी और ना ही ठीक से रेस्ट कर पाएगी। क्या पता उसे कुछ दिनों में फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़े। जाओ उसके एक्सक्यूज से कन्विंस हो जाता है और अपने साथ वापस ऑटो शॉप ले आता है, जहाँ वो पहुँचते साथ जाओ की कीचेन तलाश करने लग जाती है पर वो मिलता नहीं। बाहर आती है तो जिनजाओ उसके लिए न्यूट्रिशन से भरे मील्स तैयार करता है जिसे वो नहीं खाना चाहती। सो वो धमकी देता है नहीं खाना है तो वापस घर चलो। सो जियांगमो चुपचाप सब खा लेती है। वही लिंसू वांगजिंग के पास आया होता है उसे वार्न करने कि उसकी कजन को ऐसे दोबारा किडनैप करने की कोशिश ना करे। अगर नाना उससे दोस्ती करना नहीं चाहती तो वो उसे फोर्स ना करे। वही जियांगमो शाकुनहाई में पढ़ने के लिए लैंग्वेज कोर्स करने के बारे में सोच रही है ताकि यहाँ की लोकल भाषा और इंग्लिश भी सीख सके। सो नाना उसे अपने फैमिली इंस्टीट्यूट ले आती है जहाँ लैंग्वेज कोर्स सिखाई जाती है और उसका एनरोलमेंट इंटरमीडिएट क्लास में करा देती है। वहीं जिनजाओ को बताया जाता है कि रेस बस होने वाला है तो कार तैयार रखना होगा। वो बोलता है उसे अभी भी 2 जरूरी पार्ट्स की जरूरत है जो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा। वो आदमी उसे किसी भी हाल में टॉप 10 में कंप्लीट करने को बोलता है। वही जियांगमो जब गैरेज आती है तो वो लॉक होता है, इसलिए वो अपने डैड के घर आ जाती है पर वहाँ भी ताला लगा होता है। वो बाहर ऐसे फ्रस्ट्रेशन में चल रही होती है और गलती से किसी शख्स के हाथ पे पैर रख देती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके डैड होते हैं जो पूरी तरह से ड्रंक कचरे के किनारे पड़े होते हैं। वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों सोए हैं। वो बताते हैं कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट जल गया और उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। वो उन्हें वहाँ से उठाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि मच्छर बहुत थे लेकिन वो नहीं उठते। सो वो उनकी वाइफ को कॉल लगाती है जो बताती है कि वो शिन के साथ कंट्री साइड आई हुई है। चाबी उन्होंने डोर के बाहर वाले फ्लावर पॉट में छुपा रखा है। जब जियांगमो ने अपने डैड की हालत के बारे में बताती है तो वो कहती है कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसका ये हमेशा का काम है। पर वो उन्हें ऐसे मच्छर के साथ नहीं छोड़ सकती थी। सो उनके लिए ब्लैंकेट वगैरह ले आती है। तभी जाओ आता है और ये सब देखकर पूछता है कि इनको यहीं पे सुलाने का प्लान बना रही हो। वो कहती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जलने की वजह से ये यहाँ पड़े हैं। सो जाओ उन्हें उठाकर घर ले आता है और सर्किट रिपेयर कर देता है और जियांगमो से कहता है यही अपने डैड के साथ रहने। वो उसके लिए कुक कर देंगे क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है कार्स की पार्ट्स ढूंढने के लिए। वो भी बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो यही रुकेगी। नाना ने उसका एनरोलमेंट लैंग्वेज स्कूल में भी करा दिया। हालांकि उसे बहुत खुशी होती है लेकिन फिर भी कहता है कि उसका अपनी माँ के साथ कनाडा जाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रखा। वो बोलती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है तो वो तो नहीं जाने वाली और जाते हुए जाओ से कहती है वापस जल्दी आने को। उसके डैड जब शावर लेकर सोबर हो जाते हैं तो मोमो उनसे एक फेवर मांगती है
अपनी माँ को कॉल लगाकर बताती है कि उसने यहीं रहने का सोच लिया है और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले चुकी है। उसके डैड इसके बारे में जानते हैं और उसे परमिशन दे चुके हैं। जिन चियांग भी कहते हैं कि वो जियांगमू के फैसले के हक में है। फिर वो उन्हें अपने लिए डिनर बनाने को कहती है। उन्हें कुक करता देख उसे अपने पुराने डैड की याद आ जाती है और सोचती है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गए। अगले दिन जाओ हर दुकान छान लेता है पर पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। रात भर अपनी कार में काम करने के बाद वो रेसिंग ट्रैक पे उतरता है। बाकियों को ब्लैक कार की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है पर वान द यंग डर्टी ट्रिक्स खेलने लगता है और उसे हराने के लिए ट्रैक पे पानी फेंकवा देता है। यानफिंग जाओ को केयरफुल रहने को बोलता है क्योंकि उसकी टायर सबसे ज्यादा पतली है। यानफिंग सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पार कर लेता है। जब जाओ की कार गीले जमीन पे जाती है तब दूसरी कार उसे ओवरटेक कर लेती है। स्लिपरी की वजह से जाओ की कार पूरी घूम जाती है लेकिन 9 ओपोनेंट्स ऑलरेडी फिनिश लाइन पे आ गए थे और उसे किसी भी हाल में 10th में आना था। सो वो टाइम कम होने के कारण बैकवर्ड ड्राइविंग करता है और उस कार से आगे निकल जाता है। वान दायोंग का तो मुंह छोटू सा हो जाता है। फिर जिनसाओ किसी को कॉल लगाकर गुड न्यूज देता है कि वो टॉप 10 में आ गया। वही नाना जियांगमू को अपनी कजन की लग्जूरियस गैरेज ले आती है। मोमो एक्साइटेड होकर सभी की फोटोज क्लिक कर रही होती है। लिंसू सर्विलेंस कैमरा में सब देख रहा होता है तो नाना को बहाना करके अपने पास बुलाता है। वो उसके लिए फेवरेट गिटार लाया है जो उसे ना जाने कब से चाहिए थी। सो नाना जियांगमू को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़कर चली जाती है। तभी लिंसू आता है और पूछता है तुम कौन सी रेसिंग टीम से हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा, क्या तुम इसीलिए नाना के क्लोज आई ताकि मुझ तक पहुँच सको। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कार तो उतनी भी खास नहीं है, ये तो उसके एक फ्रेंड के वैंकल इंजन वाली कार के सामने फेंकी है। इंजन का नाम सुनकर वो बड़े ही अच्छे से उसके दोस्त के बारे में पूछने लग जाता है। उसका एटीट्यूड चेंज देखकर वो समझ जाती है कि ये उसकी ट्रिक्स है। सो वो कुछ भी नहीं बताती, इसलिए वो उसे मनाने के लिए अपनी कार में उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। ड्राइविंग करते टाइम वो उसे गौर से देखती है और बोलती है कि उसका दोस्त भी उसी की तरह ड्राइविंग टाइम रिलैक्स और काम रहता है। लिंसू उससे उसका घर का एड्रेस पूछता है पर वो बोलती है साइड में रोक देने, वो टैक्सी लेकर चली जाएगी। पर वो कहता है ये कार तभी रुकेगी जब वो अपना एड्रेस बताएगी। तो जब घर पहुंचकर जियांगमू उसके कार से बाहर निकलती है तो गुस्से में दरवाजे को पटक कर बंद करती है। वो बोलता है आज तक किसी लड़की ने मेरी कार के साथ ऐसा नहीं किया। वो कहती है अगर दोबारा मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं ही सबसे पहली लड़की होंगी जो तुम्हारे कार को तोड़ भी दूंगी। लिंसू उसे शांत करने के लिए पूछता है क्या ये रेस्टोरेंट चाइनीज फूड बेचता है, मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है। वो बोलती है कि यहाँ के खाने स्पाइसी और सॉल्टी होते हैं जो शायद उसे पसंद ना आए। दूर से रेस्टोरेंट से मिजुआन उन्हें देखकर जिनसाओ को कॉल लगाती है और बताती है कि जियांगमू अभी किसी लड़के के रेसिंग कार में आई है और देखने से ये उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। अगर इस बारे में मोमो की माँ को पता चला तो वो उन्हीं लोगों पे ब्लेम करेंगी। सो वो उसे जियांगमू से अच्छे से बात करने के बारे में बोलती है। सो वो उससे बात करने के लिए एक जगह लेकर आता है जहाँ वो एक कपल को किस करते हुए देखती है। जाओ से पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, आखिर यहाँ करने क्या आते हो। वो उसके सर पे मारकर कहता है ऐसे वैसे थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ। फिर उससे पूछता है कि वो फ्यूचर में किस तरह के लड़के से शादी करने की सोचती है। वो बोलती है कि उसने उस बारे में सोचा नहीं अब तक। तो वो अपनी स्कूल की कहानी सुनाता है एक लड़के के बारे में जिसने अपनी मीठी बातों में दूसरी क्लास की लड़की को फंसा लिया था लेकिन पीछे उस लड़की को लेकर वल्गर बातें करता, इवन अपनी और उसके इंटीमेसी के बारे में डिटेल में बताता। लड़की उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसके ग्रेड्स कम होते गए। उसके पेरेंट्स स्कूल में आए और बहुत तमाशा हुआ। उसके बाद उस लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया लेकिन वो नहीं करना चाहती थी इसलिए खुद को हार्म करने की कोशिश की। सब वो उसे बताना चाह रहा है कि इस एज में लड़कों के लिए खूबसूरत लड़की को चेस करना सिर्फ बाकियों को शो ऑफ करने के लिए होता है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जिसमें वो डिसएग्री करती है और बताती है कि उसके स्कूल में एक कपल ऐसे हैं जो तब से लेकर अब तक साथ है और पूछती है क्या वो जिस तरह के लड़कों की बात कर रहा है क्या वो खुद भी वैसे ही है। पर वो कुछ कहता नहीं है। दिन वो लोग एक खराब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो जाओ उसे पकड़ता है और कहता है कि हर कोई उसके जैसे नहीं होता, हर कोई हाथ थामने के लिए नहीं पकड़ता। जिसपे वो बोलती है कि वो ऐसे रास्ते किसी और के साथ लेने ही नहीं वाली। जब दोनों गैरेज आते हैं तो जिन आया होता है और अंदर वांगचिन जिसके वेस्ट की टैटू देखकर जियांगमू समझ जाती है कि ये वही नागिन है जिसकी बातें सब कर रहे थे। वांगचिन उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या उसका जाओ के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप है। मोमो कहती है कि वो दोनों ऐसे नहीं है पर फिर भी वांगचिन उसे डराने धमकाने लगती है। जिन जाओ ये देखकर वांगचिन को रोकता है पर वो जाओ को इग्नोर करके जियांगमू के साथ बाहर आती है स्नैक्स एंजॉय करने, जहाँ वो सबसे जियांगमू के बारे में पूछती है। वो लोग बताते हैं कि ये जिनसाओ की बहन है। वो कहती है इसकी बहन तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है, ये कौन है, क्या ये ब्लड रिलेटेड है। वो हेजिटेट करते हैं लेकिन वांगचिन के गुस्से को देखकर कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसे ही है, इनका रिश्ता खून की तरह ही गहरा है। जाओ जब आता है
तो वांगचिन उसे अपना लाया फूड देती है पर वो नहीं लेता। और जब जियांगमू के लिए मीट कट कर रहा होता है तब वो देखती है मोमो जाओ को ही घूर रही है। सो उसे परेशान करने के लिए जाओ की क्लोज आने लगती है और वो गुस्सा होता जाता है और मोमो से घर लौट जाने को बोलता है, लेकिन वो कहती है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और भागते हुए रूम में चली जाती है, जहाँ सनलाइट से पूछती है क्या ये लड़की जाओ की गर्लफ्रेंड है। वो उसे बोलता है कि जिनजाओ और वांगचिन के बीच कभी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये लड़की वानजी गैरेज के ओनर की बेटी है। जियांगमू जब होमवर्क करके बाहर आती है तो वांगचिन और जाओ को अकेले बात करता हुआ पाती है तो कार के पीछे छुपकर उन्हें सुनने लगती है। वांगचिन जाओ को पैसों के लिए खुद को खतरे में डालने से मना कर रही होती है और ऑफर करती है कि जो पार्ट्स वो ढूंढ रहा है अपने डैड से कहकर बाहर से इंपोर्ट करवा सकती है, बस उसे अपने से दूर न भगाए। तभी जाओ की नजर जियांगमू पे पड़ जाती है। सो वो वांगचिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और मोमो से पूछता है यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तो कार साफ कर रही थी। वो कहता है बहुत साफ कर लिया, अब चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। पर वो बोलती है वांगचिन को यहाँ आना अलाउ है पर मुझे क्यों नहीं। वो बोलता है क्या तुम मुझ पे भड़क रही हो। वो कहती नहीं मैं बस बता रही हूँ कि ये बहुत ही गलत है। फिर सोचती है कि वांगचिन की टोन से लग रहा था जैसे कि उसे जाओ की फिक्र है, उसके दिल में जाओ के लिए फीलिंग्स जरूर है। जाओ से कहती है कि उसे घर नहीं जाना क्योंकि वहाँ ऐसी काम नहीं कर रहा और गर्मी बहुत लगती है। वो कहता है कि वो उसे ठीक करवा देगा, जिसपे वो बोलती है तुम जैसे जैसे ठीक करवाते जाओगे वैसे वैसे दूसरा बिगड़ता जाएगा। मेरा मतलब था उस घर में सब कुछ खराब होता रहता है। अगली सुबह जब जाओ उसे उठाने के लिए आता है तो वो उल्टा बोलती है कि उसे कुछ और टाइम तक सोना है, पर जब जागती है तो टाइम देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए उसे लेट हो गया था। सो वो जाओ को उसे अपनी बाइक में छोड़ने के लिए इंसिस्ट करती है। वो उसे इंस्टीट्यूट तक छोड़ने आता है। वो जाते हुए उसे स्कूल ओपन हाउस इन्विटेशन हैंड ओवर करती है जिसमें पेरेंट्स का आना जरूरी है। वही लिंसू जिनसाओ की ऑटो शॉप आ पहुँचता है और वहाँ के मैकेनिक से वैंकल इंजन के बारे में पूछता है तो बताया जाता है कि ऐसे इंजन नहीं मिलते। सो आता है जांगमू के डैड के रेस्टोरेंट और कस्टमर बनकर ऑर्डर देता है। तभी जिनसाओ पे नजर पड़ती है जो काम कर रहा होता है। उसे डाउट होता है कि जिस फ्रेंड के बात जियांगमू कर रही थी जिसके पास वैंकल इंजन है वो ये हो सकता है। वही जिनजाओ स्कूल ओपन हाउस के लिए अपना यूनिफॉर्म निकालता है जियांगमू को देने के लिए। जब मोमो वापस आती है तो सोचती है कि की चेन जरूर जाओ के पास होगी, इसीलिए दरवाजे की चाबी मांगने के बहाने से उसकी पॉकेट में हाथ देती है और यहाँ वहाँ देखती है, जिसपे वो बोलता है क्या फील कर रही हो। वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। सनलाई आकर बोलता है क्या फिर से उसे बुली कर रहे हो, पर वो कहता है कि पता नहीं वो मेरे पॉकेट में क्या ढूंढ रही थी, लगता है मुझे इसमें कॉइन्स रखना होगा उसके लिए। पर सनलाई समझ जाता है कि आखिर मोमो तलाश क्या कर रही है। अगले दिन जाओ जियांगमू को अपने हाथों से धोए हुए अपना स्कूल यूनिफॉर्म देता है। सनलाई बताता है कि इसे जाओ ने खजाने की तरह रखा है, इवन उसे भी कभी पहनने नहीं दिया। सो वो अगले दिन इसे प्राउडली पहनकर स्कूल आती है। उसका यूनिफॉर्म देखकर नाना बताती है कि ये कोई मामूली यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें गोल्ड का स्टार बना है। उसके टीचर ने बताया था कि ये एक टॉप स्टूडेंट को किसी कंपटीशन में मिला था। जियांगमू सोचती है इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसने सब कुछ छोड़ क्यों दिया, क्या वजह रही होगी। वापस आकर जाओ से एक क्वेश्चन में हेल्प मांगती है। वो जब उसे सॉल्व कर रहा होता है तब उसे घूरती रहती है और पूछती है कि यूनिफॉर्म उसे किस कंपटीशन में मिला था। वो बताता है सिटी लेवल फिजिक्स कंपटीशन ट्रायल में। जब वो उससे पूछती है तब तुमने अपना कॉलेज एंट्रेंस क्यों नहीं दिया, तो वो उसके सवाल को अवॉइड कर देता है। तभी सनलाई आता है और जियांगमू को अपने साथ पेट शॉप लेकर आता है और अपनी रेस्क्यू की एक डॉगी से मिलाता है जिसे उसकी माँ ने अबैंडन कर दिया। जियांगमू से प्यार कर रही होती है और बोलती है कि उसे और जाओ को एक बार इसी तरह का पपी मिला था जिसे दोनों ने लाइटनिंग का नाम दिया, पर उसकी माँ ने घर पे रखना अलाउ नहीं किया। सो वो दोनों इसे छुपा कर बाहर रखा करते, खिलाते पिलाते और उसके साथ खेलते। लेकिन एक रोज वो गायब हो गया, उसके बाद से कभी नजर नहीं आया। तो वो सजेस्ट करता है इसे अपने साथ रखने, पर वो बोलती है कि उसके पास इसे रखने की जगह नहीं है। तभी जिनजाओ आता है मोमो को लेने के लिए। सनलाई कहता है एक बार जाओ से बात करके देखो, मुझे लगता है वो मान जाएगा। सो वो जाओ से इस बारे में बात करने लगती है और डॉगी की सिचुएशन के बारे में बताती है। वो बोलता है तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा, अगर उसे ऐसे ही छोड़ना है तो उसे रखने की झूठी उम्मीदें और अपनापन देने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा तकलीफ दे होता है। जिसपे वो बोलती है तुम ऐसा सोचते हो, जब हम अलग रहने लगे तो सोचा ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम असल में भाई बहन नहीं थे, तो तुम्हें लगा ये बॉन्ड कभी न कभी खत्म हो जाएगा, यही सोचते हो ना तुम। वो बोलता है तुम एक पपी की वजह से मुझसे नाराज हो रही हो। वो कहती है वो सिर्फ एक पपी नहीं है, एक इनोसेंट सोल है जिसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते। सब वो उस रात सनलाई के पेट शॉप जाता है पपी को ले जाने की बात करने, जिसपे वो बोलता है यार मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुम तो सच में चले आए। वैसे अगर जियांगमू तुम्हारे लिए फील करने लगी तो भी क्या उसके साथ बाकियों जैसे कोल्डली बिहेव करोगे। वो उसे गुस्से में चुप रहने को बोलता है। अगले दिन जियांगमू गैरेज में पपी को देखती है। सनलाई बताता है कि जाओ इसे यहाँ रखने के लिए मान गया। सो वो उसे जाकर बड़े ही प्यार से थैंक्स कहती है। तभी वहाँ वांगचिन आती है।
जाओ से फिर से उसके ऑफर के बारे में सोचकर उसके डैड से बात कर लेने बोलती है। तभी जेलस जियांगू एक एप्पल लेकर जिनजाओ के पास आती है और इसे उसके हाथ से खाने के लिए कहती है। वो भी एक बाइट लेता है जिसे देखकर वांगजिन वहाँ से चली जाती है। जियांगू पूछती है, आखिर तुम इसे खुद को परेशान क्यों करने देते हो? पता नहीं क्या चिपकू लड़कियां कितनी खतरनाक होती है। वो बोलता है कि उसे जिंदगी में किसी से डर नहीं लगा, ये तो फिर भी कुछ नहीं। जिस पे जियांगू उसका खाए हुए एप्पल का हिस्सा बाइट करती है और कहती है, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चिपकू आ जाए जिससे तुम्हें बहुत डर लगे। वो भी उसकी तरफ से काटा हुआ एप्पल खाकर हंसता हुआ चला जाता है। अगले दिन से जियांगू ड्राइविंग सीखने लग जाती है और बहुत कम टाइम में ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेती है। वहीं शीन आती है जाओ के गैरेज अपना खराब मार्क्स वाला पेपर लेकर सनलाई और बाकियों से साइन करवाने। तभी जाओ आ जाता है और ये देखकर शीन से पूछता है, लास्ट के क्वेश्चंस तो कितने आसान थे, फिर छोड़ा क्यों? वो कहती है, टीचर ने बोला था जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसे स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्पीच देनी होगी और ये उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। अगले सीन में हम जियांगू को सर्विस एरिया के पास देखते हैं जहाँ लिनसू अपने लड़कों के साथ होता है और उससे पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है कि वो सनलाइट का वेट कर रही है, जिस पे वो बोलता है कि उसने उसे माउंटेन टॉप पे बुलाया है तो उसके साथ वहीं चले। वहाँ पहुंचकर भी सनलाइट नहीं आया होता। सभी कैमरा में उसके पुअर ड्राइविंग देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं और लिनसू सोचता है कि उसे सनलाइट को इनवाइट करना ही नहीं चाहिए था। फिर रेस स्टार्ट होता है और वो उसे 5 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है, पर इसका फायदा भी वो उठा नहीं पाता और बहाने बनाने लगता है, जिसपे लिनसू उससे उसका कैप मांगता है। सनलाइट बताता है कि ये उसका नहीं है। लिनसू बोलता है कि वो इसे ओनर को खुद लौटा देगा और जियांगू से कहता है अगर वो माउंटेन के नीचे आधे घंटे में आ गई तो वहाँ का टेस्टी केक वो उसे अपनी तरफ से देगा। सो वो सनलाइट की जगह खुद ड्राइविंग करती है और सिर्फ 23 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर लिनसू इम्प्रेस होता है और वादे के मुताबिक अपनी तरफ से केक की पेमेंट कर देता है। वहाँ सभी लड़कियाँ सनलाइट की ट्रक के पास पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है और वो भी उनके साथ फोटोज लेता है। सभी उसे क्यूट कह रही होती है, जिसपे जियांगू से बोलती है अगर वो अपने बाल थोड़े छोटे और दाढ़ी बना लेगा और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो उसकी बात सुनकर अगले दिन ग्रूमिंग करके आता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है, जियांगू ने कहा था तो मना कैसे कर सकता था? कुछ देर बाद वो इंस्टीट्यूट से वापस आती है तो वो उसे अपना नया लुक दिखाता है और वो उसकी तारीफें करती है। दोनों को ऐसे हंसते हुए बात करता देख जिनजाओ जेलस होता है और उसे गुस्से में अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम मेरे बारे में हमेशा सनलाइट से सवाल करती रहती हो। वो कहती है कि ये वो है इसीलिए पूछती है, कोई और होता तो इतनी इंक्वायरी नहीं करती। जिसपे वो उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो? वो एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लिनसू को फिर से रेस्टोरेंट में देखते हैं। मेजबान को कुछ काम से जाना था तो कस्टमर को जाओ के हवाले कर देती है। लिनसू उसके पास आता है और हैट लौटाकर बोलता है कि वो जान गया है कि उस रात माउंटेन टॉप के रेस ट्रैक पे चल रही ब्लैक कार उसी की थी। वैसे तो उसे पहले से शक था सनलाइट पे, इसी को दूर करने के लिए उसने उसे रेसिंग के लिए बुलाया। वो अभी जाओ को अपने साथ रेस करने के लिए पूछता है पर वो मना कर देता और कहता है कि जाकर यानफांग से रेस करे क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे आया था। फिर जाओ को खबर मिलती है कि अगली बारी स्पीड रेस की है तो वो खुद को प्रिपेयर करने की शुरुआत कर देता है क्योंकि ये रेस जीतने के बाद ही उसे वान के कार्गो में जाने का मौका मिल पाएगा जहाँ पे उसे उसकी सीक्रेट बिजनेस का एविडेंस ढूंढना है। इसलिए जाओ चियांग से कुछ टिप्स मांगता है जो अपने टाइम पे शानदार रेसर रह चुके हैं। वो बताते हैं कि कार हमारी बॉडी का एक्सटेंशन पार्ट होता है, सो ड्राइव करते वक्त यही सोचे कि वो हमारा बॉडी पार्ट है। उसके रिदम, टेम्परेचर सबको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। साथ ही ब्रेन से पहले हैंड मूवमेंट चलनी चाहिए। मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो कि सोचने के लिए टाइम न लेना पड़े। फिर वो उसे डिलीवरीज के लिए भेजते हैं अपनी रेसिंग कार में ताकि उसकी स्पीड और बेहतर हो जाए। वहीं जियांगू अब गहरे जाना बंद कर चुकी है और एक रोज सपने में खुद को जाओ के साथ स्विमिंग पूल में किस करते हुए दिखती है। जागते ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सोचती है कि सच में जाओ उसके बारे में कुछ फील करता है। शायद हाँ, वरना ऐसे क्यों कहा होता। अगले दिन से इंस्टीट्यूट में उसे पानकाई नाम का लड़का अप्रोच करने लग जाता है पर वो उसे इग्नोर करती नजर आती है और क्लास खत्म होने के बाद वॉशरूम में घुस जाती है ताकि वहाँ वो ना आ सके। जब नाना को इस बारे में बताती है तो वो कहती है कि ये लड़का कई बार एंट्रेंस एग्जाम दे चुका है और हर बार ही फेल हो जाता है, पर इसकी फैमिली रिच है और उनका रिपेयर फैक्ट्री है। जियांगू उससे बचने के लिए वॉशरूम की खिड़की से निकलती है और अपने सामने जाओ को किसी लड़के से सामान लेते हुए और बदले में उसे पैसे देते हुए देख लेती है। तभी पानकाई फिर से आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जाओ की भी इत्तेफाक से उन पे नजर पड़ जाती है तो मोमो भी पानकाई को अवॉइड करके उसके पास आती है। वो लड़का जाओ को तोची कहकर बाय बोलता हुआ जाना चाहता है। जियांगू उससे कई सवाल करने लग जाती है, लाइक वो लड़का कौन था, क्या है इस बैग के अंदर, लेकिन वो उल्टा उससे पूछता है उस लड़के के बारे में। वो बताती है कि वो पानकाई है उसका क्लासमेट, जिसपे वो उसे थोड़ा केयरफुल रहने को बोलता है। कुछ दिनों बाद जियांगू गैरेज लौटती है और सनलाइट से जाओ को लेकर कई सारे सवाल पूछने लग जाती है, जैसे वो कुछ दिनों से
क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जिसमें वो उसे इस बारे में जाओ से खुद ही पूछ लेने को कहता है। वो बोलती है अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो उसे यहाँ से भगा दे। तभी जाओ को आता देख सनलाइट बोलता है कि कोई अंधा ही होगा जो इतनी प्यारी लड़की को भगाएगा, लेकिन अगर जाओ ने ऐसा किया तो वो क्या करेगी। वो बोलती है कि वो उसे मनाएगी, चाहे गाना हो या फिर जोक सुनाना, इवन उसके लिए डांस भी कर सकती है। तो जाओ बोलता है अच्छा तो नाच कर दिखाओ, पर वो भाग जाती है और वो हंसने लगता है। उसी रात वो उसे ड्रॉ करता है और अपने आप से कहता है कि वो इन कुछ दिनों से जियांगमू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा हुआ हो, पर उसे अपने आसपास देखना अच्छा लगता है। उसके मन में कई सारी बातें हैं जो समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताए। वही जियांग जाओ की कार से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हटा देते हैं ताकि उसे अपने पैर से कार को कंट्रोल करना आ जाए। अगर फास्ट जाना है तो ब्रेकिंग सिस्टम पे नहीं खुद पे रिलाई करना होगा। वही जियांगमू कुछ सामान ढूंढते टाइम जाओ की बनाई अपनी ड्राइंग देख लेती है और अपने मोबाइल से इसके फोटो लेकर सोचती है कि वो जिनजाओ को कन्फ्यूज करके रहेगी, वो भी अलग अंदाज में, जिसके लिए वो कार से ड्रिफ्ट करके हार्ट शेप बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है। पर सालाई का ट्रक थोड़ा हेवी था। नाना अपनी कार ऑफर करती है पर उसकी ऑटोमेटिक है और उसे इसके लिए मैनुअल कार की जरूरत है। वही लिंसू यानफान के पास आता है और जाओ के बारे में पूछने लगता है। वो बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, उसकी स्टाइल एकदम अलग है, कोई फिगर आउट भी नहीं कर सकता। जिस पे लिन पूछता है तब फिर वो तुमसे हार कैसे गया। वो बताता है कि वान दा योंग ने चाल चली थी, ये तो उसकी स्मार्टनेस है कि उसने टाइम रहते बैक ड्राइविंग की और फिनिशिंग लाइन पार किया, पर उसे अपनी कार की कुछ पार्ट्स चाहिए जो मिल नहीं पा रहा। जरूर कोई नहीं चाहता कि वो रेस जीते, इसलिए तो सारे पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं। सो लिंसू उससे प्रोडक्ट नंबर मांगता है जाओ के करीब जाने के लिए। इवन जब उसे पता चलता है जियांगमू के बारे में कि वो उसकी नेविगेटर थी और जाओ ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया, तो उससे मिलने के लिए नाना के पास आता है। नाना अपने कजन को जियांगमू की हेल्प करने को बोलती है तो वो हाँ कर देता है, पर जियांगमू एक कंडीशन रखती है इस बारे में किसी को ना बताने की। लिंसू कहता है ओके नहीं बताऊंगा। फिर यानफांग को बोलता है सब रिकॉर्ड करने और फिर पूछता है जियांगमू से क्या सीखना चाहती हो। वो बोलती है कि उसे टायर मार्क से शेप बनाना है, लाइक सेमी सर्कल जिसके टेल्स कनेक्ट हो। सो वो उसे वैसे ही सिखाता है और यहाँ जियांग जाओ को कपड़ा देते हैं स्टीयर व्हील से बांधकर प्रैक्टिस करने को। वही जियांगमू लिंसू को देखने के बाद खुद इसे ट्राई करती नजर आती है। उसी दौरान लिंसू उसका हाथ पकड़कर बता रहा होता है ताकि ये सब वीडियो में अच्छे से आ सके, और यानफांग भी बड़े मजे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। जियांगमू जब पैटर्न बनाने में कामयाब होती है तो लिंसू उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसे चाइनीज लड़कियां पसंद है। जब नाना अपने कजन को मोमो की टुवर्ड्स इंक्लाइन दिखती है तो बोलती है कि ये जरूर तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन जियांगमू बताती है कि वो बस प्रिटेंड कर रहा है ताकि अपना काम निकाल सके। वही जाओ प्रैक्टिस करते करते महसूस करता है कि अब उससे कार और अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। फिर जाओ जियांग से कर्व पे कैसे स्पीड में टर्न करना है पूछता है, तो वो बताते हैं कि ब्रेक ज्यादा न लगाओ, हो सके तो लगाओ ही नहीं वरना इनर्शिया तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। उनके बताए ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करके वो कार के साथ स्टेबिलिटी पा लेता है। मेजवान एक रोज अपने हस्बैंड को बताती है कि जो लड़का बार बार उनके रेस्टोरेंट आया करता है उन्हें नहीं लगता वो सिर्फ खाने के लिए आता है। वो बोलते हैं जानता हूँ, जिस तरह की कार वो चलाता है और उससे जो वाइब्स आते हैं समझ आता है कि वो जिनजाओ के लिए आता है। वही देखते ही देखते मोमो का स्कूल ओपन डे आ जाता है और जिनजाओ के इंस्टीट्यूट पहुँचता है। जब टीचर स्पीच दे रहे होते हैं तब जियांगमू जाओ की चुपके से फोटो लेने लगती है। तभी जियांगमू को टीचर दो बातें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए बुलाते हैं। जिनजाओ उसे सुनकर प्राउड फील करता है। वापस लौटते वक्त बारिश होने लगती है तो दोनों एक शेल्टर के पास खड़े हो जाते हैं। मोमो जाओ का हाथ पकड़ने लगती है और कहती है कि वो हाथ को गर्म कर रही है, तो जाओ भी अच्छे से उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराता है।